प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की जो बुक है उनमें जो दूसरा राजनीति का दूसरा पार्ट है, इतिहास का दूसरा लेसन है, उसका नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर यानी आरंभिक राज्य और उनकी अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। तो यानी जो भी एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आते हैं वो कक्षा यानी 5 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वीं तक के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। तो इन्हीं में से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी बनते हैं वो हम एक व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा याद होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इतिहास का दूसरा पार्ट यानी लेसन राजा, किसान और नगर। इससे पहले हड़प्पा के जो मैंने वीडियो डाले हैं, इससे पहले का पार्ट था पहला हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद का ये है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो भी हमें प्रमाण मिले हैं उनसे भिन्न क्या है, अलग क्या है, यानी विशेषताएं अलग क्या है, हड़प्पा की विशेषता और इसकी हड़प्पा के बाद की क्या विशेषता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों शुरू कर रहे हैं आज कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के अंतराल में उपमहाद्वीप में कई प्रकार के विकास हुए। यानी हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के अंतराल में बीच में उपमहाद्वीप में कई प्रकार के विकास हुए हैं। इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई, महत्वपूर्ण है। किसकी रचना की गई थी? यानी ऋग्वेद की रचना की गई। सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है, तो हमें ध्यान रखना है कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला पॉइंट है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में प्रगति 1830 के दशक में हुई। कब हुई? 1830 के दशक में हुई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में कब प्रगति हुई? तो 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ किसके द्वारा निकाला गया? तो हमें बताना है कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ने इसका अर्थ निकाला था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनका उपयोग अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। कहां किया गया? अभिलेखों और सिक्कों में इसका प्रयोग किया गया था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। और इसका अर्थ निकाला किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा निकाला गया। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक मिलता है और सिक्कों पर क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है। तो अशोक नाम मिलता है किस पर? यानी कुछ अभिलेखों पर। कुछ अभिलेख है उस पर तो नाम मिलता है अशोक मिलता है, और जो सिक्के हैं उस पर क्या नाम मिलता है? प्रियदर्शी। तो पूछा जा सकता है कि जो सिक्के मिले हैं उनमें उन पर किसका अंकन है, यानी कौन से नाम का अंकन किया गया है? तो प्रियदर्शी। सिक्कों पर तो किया गया है प्रियदर्शी का, और अभिलेखों पर क्या नाम है? अशोक नाम दिया गया है, यानी राजा का नाम है अशोक मिलता है। क्या नाम मिलता है? अशोक मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक, जो भारत में राजा आए थे सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो अशोक हमें बताना। कौन सा था? अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे, उनमें से एक माना जाता है।
अब बात करें, ये तो बात मैं करनी बेसिक चीजें हैं। अब के बाद बात करते हैं 16 महाजनपद। कौन से? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल परिवर्तनकारी काल था। यानी कौन सा काल परिवर्तनकारी काल था भारतीय इतिहास में? तो हमें बताना है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल था, वो एक परिवर्तनकारी काल रहा था। इस काल को आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ जोड़ा गया है? राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ इस काल को जोड़ा जाता है। कौन से काल को? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल, इस काल को जोड़ा जाता है। आगे है कि महाजनपदों में मुख्य नाम महाजनपद थे, उनके प्रमुख महाजनपद है जो प्रचलित सर्वाधिक थे, उनके नाम है वज्जी। कौन सा था? एक तो था वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम है। ये प्रमुख नाम है महाजनपदों के, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, इनमें से अधिकांश जो महाजनपद थे उन पर किसका शासन होता था? तो राजा का शासन होता था। राजा का शासन होता था। गण और संघ के लोग क्या करते थे? शासन करते थे। गण और संघ के लोग क्या करते थे? शासन करते थे महाजनपदों पर। प्रत्येक महाजनपद की एक ही राजधानी होती थी। जो भी महाजनपद थे, यानी प्रत्येक महाजनपद उसकी एक राजधानी होती थी, एक से अधिक राजधानी नहीं होती थी। आगे पहला और प्रमुख जो महाजनपद की बात करते हैं, मगध यानी वर्तमान में आधुनिक बिहार की बात करते हैं। आधुनिक बिहार यानी मगध प्रथम वह सबसे शक्तिशाली एक राज्य था। यानी कौन सा? मगध। तो मगध साम्राज्य एक बिहार में है आधुनिक, और ये पहला जो महाजनपद है सबसे शक्तिशाली था। और इसी में क्या है, मगध में सर्वाधिक खेती होती थी और लोहे की खदानें भी सर्वाधिक यहाँ पर है। अब बात करें प्रसिद्ध राजा, मगध साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद थे। कौन कौन से थे? यानी मगध साम्राज्य के आपको राजा पूछेंगे भी, इनमें से मगध साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजा कौन थे? तो कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार और महापद्म का नाम आता है। और इनके मंत्री थे जो क्या है, नीतियां लागू करते थे। क्या करते थे? मगध साम्राज्य था, उस साम्राज्य को चलाने के लिए नीतियां लागू करके इनको देते थे राजाओं को, फिर आगे राजा लागू कर देते थे जिस तरीके से उनकी कार्यवाही थी साम्राज्य चलाने की। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म थे और इनके मंत्री होते थे, वो नीतियां लागू करते थे। अब आगे चलते हैं कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगीर या राजगाह बोलते हैं। पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर या राजगाह थी, जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर। क्या होता है? राजाओं का घर। और 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। ये बात कर रहे हैं हमने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल, परिवर्तनकारी काल था। और इसमें मगध साम्राज्य था, अजातशत्रु और बिंबिसार, महापद्म जो राजा थे और मंत्री इनके आगे कार्य करते थे, जो नीतियां बनाकर संचालन करते थे। और प्रारंभ में मगध राज्य की राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी, जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर। अर्थ होता है इसका राजाओं का घर। 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसको? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। कब बनाया गया?
चौथी शताब्दी में बनाया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाया, तो चौथी शताब्दी में बनाया गया। आरंभिक साम्राज्य, आरंभिक साम्राज्य मतलब कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। यानी 321 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। कब की, 321 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं कि आरंभिक साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था, इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसका शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान तक फैला था। कहां तक, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ये ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य था, इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी 321 ईस्वी पूर्व की बात करें। और मौर्य साम्राज्य का जो शासन था पश्चिमोत्तर, यानी जो भारत है हमारा, यानी भारत का मैप है, उसमें पश्चिमोत्तर की बात करते हैं कि यानी पश्चिमोत्तर की बात करें, यानी उत्तर यहाँ है सामने और पश्चिम यहाँ है, पश्चिम यहाँ है। तो ये पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर की बात करें तो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान तक फैला था। आगे है, जिसका विवरण मिलता है मूर्ति कला। कहाँ मिलता है, मूर्ति कला। जो मूर्तियां बनाई गई थी उन मूर्तियों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन था वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। मेगस्थनीज के द्वारा लिखे गए विवरण में भी एक और स्रोत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी किसके द्वारा लिखी गई, अर्थशास्त्र लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखे गए विवरण में भी है एक और स्रोत है अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट है कि एक और स्रोत कौन सा है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य कहते हैं उसके द्वारा लिखी गई थी। आगे है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक वह सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के संकेत प्राकृतिक पॉलिश वाले पत्थरों व स्तंभों पर लिखवाए। यानी अशोक एकमात्र ऐसा सम्राट था कि अपनी जो भी जानकारियां पहुंचाने के लिए पॉलिशदार पत्थर और स्तंभ होते हैं उन पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ऐसा कौन सा सम्राट था, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के संकेत प्राकृतिक पॉलिश वाले पत्थरों व स्तंभों पर लिखवाए। तो कौन सा था, अशोक था, अशोक मौर्य था। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। यानी कौन से शासक ने धर्म का प्रचार किया था अभिलेखों के माध्यम से, तो अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। अब बात करें इसका प्रशासन कैसा, कि मौर्य प्रशासन के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो पूछा जाता है कि मौर्य प्रशासन के कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और कितने थे, तो 5 केंद्र। कितने थे, 5 थे राजनीतिक केंद्र। मौर्य प्रशासन के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। और 4 प्रांतीय केंद्र थे। प्रांतीय केंद्र पूछे तो कितने थे, 4 उनके प्रांतीय केंद्र थे, जो तक्षशिला, उज्जैनी, तौंसली और सूरनगिरी थी।
यानी सुवर्णगिरी मतलब सोने के पहाड़। सुवर्णगिरी का अर्थ है सोने के पहाड़। यानी मौर्य प्रशासन के 5 राजनीतिक केंद्र थे और राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैन, तौसली और सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का अर्थ कुछ ज्यादा जाता है तो सोने के पहाड़। मेगस्थनीज ने एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख भी किया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगस्थनीज ने एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। नौसेना थी इसमें मौर्य साम्राज्य में। यातायात यानी नौसेना का संचालन भी करते थे और यातायात का संचालन करने वाले थे। पैदल चलने वाले जो सैनिक थे उनका संचालन करने वाले अलग थे, अश्वारोही के अलग थे, रथारोही का संचालन करने वाले अलग अधिकारी थे और हाथियों का संचालन करने वाले अलग अलग अधिकारी थे। इस प्रकार से इनका वितरण किया गया था। अब इसमें से मुख्य प्रश्न है, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की नियुक्ति की गई। यानी धम्म के प्रचार के लिए किसकी नियुक्ति की गई? तो धम्म महामात की नियुक्ति की गई। ये इंपॉर्टेंट है। यानी क्लास 12 के है, हम क्या है जो ऑथेंटिक बुक है उनमें से पढ़ते हुए आगे चलेंगे और ये बड़े काम की बातें हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे तो इसको याद करने में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से मुख्य प्रश्न भी बन जाते हैं और हमें याद भी रहते हैं। तो ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 साल के अंतराल में एक उपमहाद्वीप में विकास हुआ और इसी काल में क्या हुआ, ऋग्वेद की रचना की गई। और भारतीय लेख विज्ञान की प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और क्रॉस्टी लिपि थी इनका अर्थ निकाल दिया था और जिनका उपयोग अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। कुछ अभिलेखों पर क्या है, राजाओं का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, और सिक्कों पर क्या नाम मिलता है, पियदसी नाम मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता है। आगे है कि 16 महाजनपद भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी से पूर्व का काल क्या रहा, परिवर्तनकारी काल रहा था। इस काल को अरबी के राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है। महाजनपदों में मुख्य नाम वज्जी, मगध और कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम है। ये 16 महाजनपदों के मुख्य हैं। अधिकांश महाजनपदों पर किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था। गण और संघ के लोग वहां पर शासन करते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक ही राजधानी होती। जैसे मगध साम्राज्य, तो बिहार व आधुनिक बिहार है, प्रथम सबसे शक्तिशाली थे और खेती भी वहां पर सर्वाधिक होती थी मगध में, और लोहे की खदान के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। और मगध साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे अजातशत्रु, बिंबिसार और महापद्मनंद प्रसिद्ध राजा थे। प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आपको बताना है, राजगीर थी। तो राजगीर का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर होता है। और 4ठी शताब्दी में राजधानी किसको बनाया गया? तो पाटलिपुत्र को बनाया गया। आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहां तक था? पश्चिमोत्तर में था, अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक शासन था। और इसका विवरण किसमें मिलता है? तो मूर्तिकला में मिलता है। और मेगस्थनीज का ग्रंथ है उसमें भी इसका विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ है तो यह किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई। अशोक वह सम्राट था, यानी कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के संकेत प्राकृतिक पॉलिश वाले पत्रों स्तंभों पर लिखवाए? अशोक था। तो अशोक ने अपने लेखों के माध्यम से किसका प्रयोग किया? प्रचार किया। तो धम्म का प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। 4 प्रांतीय केंद्र भी थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, सुवर्णगिरी। मेगस्थनीज ने एक समिति और 6 उपसमिति का भी उल्लेख किया है और इसमें क्या है, जो अलग अलग प्रकार की सेना थी उनका संचालन करते थे। नौसेना का संचालन, यातायात का, पैदल का, अश्वारोही का, रथारोही, हाथियों का संचालन करना अलग अलग पदाधिकारी थे। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात की भी नियुक्ति की गई है। तो साथियों, 12वीं कक्षा की जो दूसरा लेसन था उनमें से इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया।
अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथियों के पास भी भेजिए। और जो भी विद्यार्थी जैसे 12वीं के एग्जाम आने हैं आगे कल से शुरू है, तो वो भी अगर देखेंगे तो उन्हें भी लगभग 5 या 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। अगर ये देख के जाएगा और इसका आंसर लिखेगा तो 5 नंबर तो पक्के कहीं नहीं जाने वाले। तो वो भी विद्यार्थी इसको अवश्य देखें, पढ़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथियों अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।